लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। अगर आप अफ्रीका के मैप को देखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्केल लेकर इसके देशों को बनाया है। दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में आपको अफ्रीका जैसी बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलेंगी। कॉन्टिनेंट छोड़िए, बहुत कम ऐसे देश मिलेंगे जहां पर आपको इस तरह से लाइंस खींचकर बांटे गए चीजें मिलती हों। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब है वो साजिश जिसने अफ्रीका को बस एक जमीन का टुकड़ा मानकर बांट दिया। ये वो साजिश थी जिसके लिए जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि एक कमरे में बैठकर सिगार के धुएं का छल्ला बनाते हुए 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को आपस में बांट लिया गया। यह आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक बंदरबाट थी। यूरोप के 7 मुल्कों ने इसे केक की तरह आपस में ऐसे बांटा कि 1870 में जिस यूरोप के पास अफ्रीका का 10% हिस्सा था, वो कुछ ही दशकों में 90% हिस्से के मालिक बन गए। इथियोपिया और लाइबेरिया जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो पूरा अफ्रीका यूरोप का गुलाम बन गया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था अफ्रीका में जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स आपस में लड़ पड़ी? कैसे अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट को बांट दिया गया? इतिहास में इस घटना को द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी होड़ जिसने सदियों पुरानी सभ्यताओं को कागज पर मिटा दिया और वहां के रिसोर्सेज को फैक्ट्रीज में बदल दिया। आज हम इसी स्क्रैम्बल की कहानी को शुरू से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। यूरोप के लिए सदियों से अफ्रीका एक डार्क कॉन्टिनेंट था, एक ऐसा मिस्टीरियस इलाका जहां पर जाने का मतलब था मौत को दावत देना। यहां मलेरिया जैसी बीमारियां थीं, घने जंगल थे जो सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक लेते थे। मलेरिया आज भले ही क्योर्ड बीमारी लगती हो जिसकी हमारे पास दवा है, लेकिन कभी इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी का खात्मा कर दिया था। वो कहानी हम कभी और देखेंगे। फिलहाल अफ्रीका जाना यूरोप के लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं था, इसलिए कोई भी यूरोपियन देश अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में नहीं जाता था। इजिप्ट जैसे देशों तक तो पहुंच होती थी, लेकिन 19वीं सदी में मलेरिया का तोड़ मिल गया। कुनैन की खोज से यूरोप के लोगों को अफ्रीका की बीमारियों का डर नहीं था। अब यूरोप के वाइट्स असल में अफ्रीका के दिल में उतर सकते थे। ये लोग अपनी स्टीम शिप्स की मदद से नदियों के अंदरूनी इलाके ढूंढ सकते थे। इस टाइम पर कई खोजी लोग गए जिन्होंने अफ्रीका के रियल और रिसोर्सेज से भरी हुई रिच इमेज को यूरोप के सामने रखा। एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टन और हेनरी मार्टिन स्टेनली की स्टोरीज ने यूरोप के ड्राइंग रूम्स तक ऐसी कहानियां पहुंचाई जिससे लोगों के मन में एक अजीब सा लालच आया इस कॉन्टिनेंट को लेकर। स्टेनली बताते हैं कि अफ्रीका का सेंट्रल हिस्सा असल में रिसोर्सेज का खजाना है, जहां से यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया जा सकता है। यहीं से शुरू हुई एक सभ्यता को सभ्य बनाने की कोशिश। इस कोशिश में शुरू हुई एक दौर जिसका मकसद 3 थे: कॉमर्स, क्रिश्चियनिटी और सिविलाइजेशन। थॉमस पाकेनहैम ने अपनी किताब द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका में बताया है कि यूरोप के लिए यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि अपनी सुप्रीमेसी, अपनी ताकत को साबित करने की एक सनक थी। इसके पीछे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ था। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ एस्टैब्लिश हुई फैक्ट्रीज में कच्चे माल की बहुत ज़रूरत थी। रबर, हाथीदार, तांबा, सोना, चांदी, हीरे, ये सब कुछ अफ्रीका में अच्छे खासे थे। साथ ही यहाँ पर लेबर भी बहुत सस्ती थी। इसके साथ यूरोप के बढ़ते प्रोडक्शन के लिए नया मार्केट मिलना ज़रूरी था। यहीं से शुरू हुआ लालच का वो खेल जिसने करोड़ों लाइव्स को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। अफ्रीका को एक ग्लोबल सुपरमार्केट की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन ये सब किया कैसे जाए? इतने बड़े कॉन्टिनेंट पर कब्जा कैसे किया जाए?
ये बहुत बड़ा सवाल था। इसके लिए हिस्टोरियन J.A. हॉब्सन ने अपनी किताब इंपीरियलिज्म में एक बात बताई। वो लिखते हैं कि यूरोप में खरीदने वाले कम थे और प्रोडक्शन उससे कहीं ज़्यादा था इंडस्ट्रीज में। ऐसे में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने सरकारों पर प्रेशर डाला कि वो नए इलाकों को जीतें और वहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढें। अफ्रीका उनके लिए परफेक्ट जगह थी, लेकिन उन्होंने अपने इस लालच को सिविलाइजिंग मिशन की तरह पेश किया। उन्होंने बताया कि ये वाइट मैन बर्डन है, यानी कि गोरों के ऊपर ये बोझ है कि वो नॉन वाइट्स असभ्य लोगों को धर्म, अनुशासन और पश्चिमी तहजीब सिखाएं। लेकिन असली मकसद आप जानते हैं कि अफ्रीका की लूट और इसकी बर्बादी थी। लेकिन क्या जो हॉब्सन कह रहे थे उसे करना सचमुच इतना आसान था? जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने अफ्रीका में अपने पैर पसारने शुरू किए, उनके बीच लड़ाइयां भी शुरू हो गई, क्योंकि हर देश चाहता था कि उसे सबसे बड़ा हिस्सा मिले। हालात इतने बिगड़ गए कि दुनिया को लगा कि शायद एक बड़ी जंग हो जाएगी। फिर इस टेंशन भरे माहौल से बाहर निकलने के लिए एक पीस प्रपोजल लाया गया। ये लूट का वो तरीका था दोस्तों जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 1884 में एक मीटिंग बुलाई, जिसे बर्लिन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। नवंबर 1884 से फरवरी 1885 तक चली इस लंबी मीटिंग में स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के लगभग सभी बड़े देश शामिल थे। इस मीटिंग में अफ्रीका का फ्यूचर तय किया जा रहा था। अफ्रीका का हिस्सा आपस में बांटा जा रहा था। लेकिन क्रुएल्टी देखिए, इस मीटिंग में एक भी अफ्रीकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। फिर बर्लिन कॉन्फ्रेंस में जो हुआ वो एक अजीबोगरीब मिसाल है। वहां इफेक्टिव ऑक्यूपेशन का नियम बनाया गया। मतलब ये कि सिर्फ झंडा गाड़ना काफी नहीं है, बल्कि अगर आप किसी जमीन पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वहां अपनी आर्मी रखते हैं, तभी वो जगह आपकी मानी जाएगी। इस रूल ने यूरोप के देशों को मजबूर किया कि वो अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में घुसें और वहां जबरिया कब्जा करें। डिप्लोमेट्स ने स्केल और पेंसिल उठाई, नक्शे पर एकदम सीधी लकीरें खींच दी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इन लकीरों के बीच में कौन सा कबीला बट रहा है, कौन सी पवित्र नदी दो हिस्सों में कट जाएगी, या किस पहाड़ का कल्चरल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। करीब 2000 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स और उनकी सदियों पुरानी पहचान को इन कागजी सरहदों पर बेरहमी से काट दिया गया। आज भी अगर आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो आपको कई देशों के बॉर्डर ऐसे ही लाइन से खींचे हुए दिखाई देंगे। हैरानी की बात यह है कि जिस कमरे में बैठकर ये लकीरें खींची जा रही थी, वहाँ मौजूद एक भी शख्स ने कभी भी अफ्रीका की मिट्टी को छुआ तक नहीं था। वो उन जंगलों, उन नदियों और उन लोगों के लिए कानून बना रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। अफ्रीका के इस बंटवारे में सबसे ब्रूटल चेहरा था बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड II का। एडम होचस्चाइल्ड अपनी किताब किंग लियोपोल्ड घोस्ट में बताते हैं कि लियोपोल्ड ने कॉन्गो को बेल्जियम की कॉलोनी नहीं, बल्कि कॉन्गो फ्री स्टेट के नाम से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। इन्होंने दुनिया को दिखाया कि वहाँ ह्यूमन एड दिया जा रहा है लोगों के भले के लिए, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और थी। अगर कोई गांव इनके एरिया में रबर का तय किया गया कोटा पूरा नहीं कर पाता था, तो लियोपोल्ड की प्राइवेट आर्मी फोर्सा पब्लिका गांव के लोगों को डराने के लिए उनके हाथ काट देती थी। मासूम बच्चों तक के हाथ सिर्फ इसलिए काट दिए गए क्योंकि उनके पिता रबर लाने में थोड़ी देरी कर गए थे। ये जुल्म का वो लेवल था जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। कॉन्गो में हुई इस तबाही का आंकड़ा इतना बड़ा था कि इसे अक्सर भुला दिया जाता है। हिस्टोरियंस अज्यूम करते हैं कि लियोपोल्ड के खूनी राज में युद्ध, जबरन श्रम, भूखमरी और बीमारियों की वजह से करीब 1 करोड़ लोगों की जान गई। ये एक ऐसा जेनोसाइड था जिसे सालों तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया और प्रोग्रेस के नाम पर सही ठहराया गया। जब रोजर केसमेंट और E.D. मोरेल जैसे पत्रकारों और ऑफिसर्स ने इस खौफनाक सच को उजागर किया, तब जाकर दुनिया की आंखें खुली। लेकिन क्या सिर्फ लियोपोल्ड ही दोषी था? एक तरफ फ्रेंच थे कॉन्गो में, और पुर्तगाली इलाकों में भी इसी तरह की रबर कंपनियों ने मुनाफे कमाने के लिए 50% लोकल आबादी को खत्म कर दिया। ये एक ऐसा बर्बर सिस्टम था जहां इंसान सिर्फ एक कमोडिटी या औजार बनकर रह गए, इनकी कोई अपनी कीमत नहीं थी। ऐसे अफ्रीका के साउथ में देखें तो यहाँ एक अलग ही इंपीरियल ड्रामा चल रहा था। ब्रिटेन के सेसिल रोड्स, जिनके नाम पर रोडेशिया का नाम पड़ा, उनका सपना था कि केप टाउन से काहिरा तक एक ऐसी रेलवे लाइन बिछाई जाए जो पूरी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में हो। रोड्स ने ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी के जरिए सोने और हीरों की खानों पर कब्जा जमाना शुरू किया और वहां के मूल निवासियों को बेदखल कर दिया। यहीं से आगे चलकर एंग्लो जुलू युद्ध और बाद में बोअर वॉर की नींव पड़ी। अंग्रेजों ने बोअर के लोगों को हराने के लिए दुनिया के पहले कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, जिनमें बहुत ही खराब कंडीशंस में लोगों को रखा जाता था। इस वजह से हजारों बच्चों और औरतों की भी मौत हुई।
ये उस ब्रिटिश एम्पायर की भूख थी दोस्तों, जो पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को अपने कब्जे में रखना चाहता था, चाहे उसके लिए कितनी ही लाशों के ढेर क्यों ना लगाने पड़े। अब आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब क्या अफ्रीका के लोग सो रहे थे, वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे? जवाब है नहीं। अक्सर हमें पढ़ाया जाता है कि अफ्रीका के लोगों ने बिना लड़े ही हार मान ली, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अफ्रीका के योद्धाओं ने उस दौर में भी एडवांस मैक्सिम गन और तोपों का मुकाबला अपने ट्रेडिशनल हथियारों से किया था। 1896 में अदवा की लड़ाई हुई। इसमें इथियोपिया के सम्राट मेनिलिक द्वितीय ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इटली की मॉडर्न आर्मी को हरा भी दिया। इसी तरह सोमालिया में मोहम्मद अब्दुल्ला हसन, जिन्हें अंग्रेज चिढ़कर मैड मुल्ला कहते थे, उन्होंने 20 साल तक गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों, इटालियंस और इथियोपियाई सेना को उन्होंने नाको चने चबवा दिए। लेकिन दोस्तों हर जगह पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। नमीबिया में जर्मनी ने एक ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड किया। यहाँ पर जब हरेरो और नामा कबीलों ने जर्मनी की सेना के खिलाफ बगावत की तो जनरल लूथर वॉन ट्रोथा ने एक्सटर्मिनेशन ऑर्डर जारी किया। उसने साफ कहा कि हर हरेरो को मार दिया जाए, चाहे उसके पास हथियार हो या ना हो। इस तरह हजारों लोगों को नामिब डेजर्ट की ओर खदेड़ दिया गया, जहां वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए मारे गए। जो बच गए उन्हें शाक आइलैंड जैसे कंसंट्रेशन कैंपों में ले जाया गया, जहां पर उन्होंने मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें जानवरों की तरह काम पर लगाया गया। दोस्तों आपको बता दूं, ये वही खौफनाक एक्सपेरिमेंट थे जिन्हें बाद में नाजी जर्मनी ने यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। यानी अफ्रीका का नरसंहार वहां की लैब बना जहां यूरोप ने अपनी क्रूरता को धार दी। नाजी जर्मनी में जो हुआ वो अलग और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए उनके मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। इस पूरे ग्लोबल ड्रामे की एक बहुत बड़ी वजह थी मैरी टाइम ट्रेड। रोनाल्ड रॉबिन्सन और जॉन गैलाघर जैसे इतिहासकारों ने अपनी किताब अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस में तर्क दिया है कि अफ्रीका के बंदरबाट की वजह आर्थिक से ज्यादा रणनीतिक वर्चस्व की थी। भारत तक पहुंचने के लिए सुएज नहर वाला रास्ता सबसे छोटा और आसान था। जब 1869 में नहर खुली थी तब इजिप्ट रातों रात इंपॉर्टेंट कंट्री हो गया। ब्रिटेन ने 1882 में इस देश पर कब्जा कर लिया ताकि ट्रेड पर उसकी मोनोपोली हो जाए। फिर इजिप्ट को सेफ रखने के लिए जरूरी हो गया कि सूडान और नाइल रिवर के मुहाने पर भी कब्जा किया जाए। यानी एक कब्जा दूसरे कब्जे की नीड लेकर आया और इस तरह से एक चेन इफेक्ट क्रिएट हुआ। देखते ही देखते पूरा महाद्वीप यूरोपीय शतरंज की बिसात बन गया। ब्रिटेन और बेल्जियम के साथ साथ फ्रांस भी इस होड़ में पीछे नहीं था। ब्रिटेन को मात देने के लिए फ्रांस अपनी चालें चल रहा था। फ्रांस का सपना था कि वो वेस्टर्न अफ्रीका से लेकर ईस्ट में लाल सागर तक एक अखंड फ्रेंच एम्पायर बनाए। इसी सनक की वजह से 1898 में एक एक्सीडेंट हुआ जिसे फशोडा इंसिडेंट कहते हैं। इस घटना में ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाएं सूडान के एक छोटे से गांव फशोडा में आमने सामने आ गई। सबको लगा कि अफ्रीका में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन आखिर में फ्रांस को पीछे हटना पड़ा। ये वो दौर था दोस्तों कि अगर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हम कोई और डेट पढ़ रहे होते। खैर, हिस्ट्री यही है कि रिसोर्सेज और मार्केट बनाने के लालच में अफ्रीकी राजाओं को धोखा दिया गया, कागजी समझौतों पर अंगूठे लगवाए गए। यूरोपीय अधिकारी अक्सर शराब, रंगीन कपड़े, कांच के मोती या चंद बंदूकों के बदले राजाओं से उनकी सदियों पुरानी सल्तनत लिखवा लेते थे। कई अफ्रीकी राजाओं को तो ये तक समझ नहीं आता था कि यूरोप में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। उनके कल्चर में जमीन किसी एक आदमी की तो होती नहीं थी, बल्कि ये पूर्वजों और आने वाली नस्लों की अमानत होती थी। तब तक उन्हें अपनी ऐतिहासिक गलती का एहसास हुआ, तब तक यूरोपीय सेनाएं उनके दरवाजों पर तैनात हो चुकी थी। ब्रिटेन के रॉयल नाइजर कंपनी और सेसिल रोड्स की चार्टर्ड कंपनियों ने इसी तरह अफ्रीका के दिल में अपने पैर जमाए और वहां की इकोनॉमी को हमेशा के लिए पंगु बना दिया। 19वीं सदी के दूसरे हाफ में शुरू हुआ ये प्रोसेस वर्ल्ड वॉर के टाइम तक लगभग पूरा हो चुका था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अफ्रीका भी जंग का मैदान बनना तय था। इस वर्ल्ड वॉर ने अफ्रीका की इक्वेशंस को फिर से बदल दिया। जर्मनी इस जंग में हारा और लीग ऑफ नेशंस ने उसकी सारी कॉलोनीज जो कि अफ्रीका में भी थी उन्हें मैंडेट्स के नाम पर ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के बीच बांट दिया गया। यह बंदर बांट किसी लूट के माल को दोबारा बांटने जैसा था, जिसमें अगेन अफ्रीका क्या चाहता है इसको किसी की नहीं पड़ी थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तब इन महाद्वीपों को संभालना मुश्किल हो गया। इसकी एक वजह जंग के चलते यूरोपीय देशों की आर्थिक बर्बादी तो थी, लेकिन इसके साथ ही बहुत बड़ा रीजन था अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अफ्रीका तक राष्ट्रवाद की लहर पहुंची तब एक एक करके ये देश आज़ाद हुए। यानी अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो शायद और कई सालों तक अफ्रीका पर ये देश कब्जा करके राज कर रहे होते। हालांकि अफ्रीका के इतने टुकड़े हो चुके थे कि यह सिलसिला भी 1950 से लेकर 1970 तक चला। सबसे बड़ी बात होती है 1964 में। इस साल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की बैठक हुई।
इस मीटिंग में कहा गया कि कॉलोनियल रिजीम की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें बदला नहीं जाएगा। असल में अफ्रीका के इस ग्रुप को डर था कि कहीं अगर दोबारा बॉर्डर बनाने की बात हुई तो पूरा कॉन्टिनेंट शायद फिर से एक नेवर एंडिंग वॉर का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह दोस्तों अफ्रीका का इतिहास अपने आप में किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। आज भी ये बंटवारा वहाँ के लोगों की रगों में एक धीमे जहर की तरह दौड़ रहा है, अफ्रीका के डेवलपमेंट को रोकने का काम कर रहा है। इसी अफ्रीका में रवांडा का भयानक नरसंहार हुआ, सूडान का 20 साल चलने वाला सिविल वॉर हुआ, नाइजीरिया का बियाफ्रा स्ट्रगल हुआ। हर देश के स्ट्रगल की जड़ें कहीं ना कहीं उसी बर्लिन कॉन्फ्रेंस की सीधी लकीरों और डिवाइड एंड रूल की नीतियों में छिपी हुई है। अगर आपको लगता है कि यूरोप ने अफ्रीका से केवल सोना और हीरा लूटा, उनके रिसोर्सेज लूटे, तो आप सिर्फ अभी पूरा सीन नहीं समझ पाए। अफ्रीका का सोशल स्ट्रक्चर, उसकी कल्चरल पहचान को तहस नहस करने का काम भी यूरोप के लालच से हुआ, जिसे आज हम नियो कोलोनियलिज्म कहते हैं। वो उसी पुराने औपनिवेशिक खेल का मॉडर्न और डिजिटल वर्जन है। आज भी अफ्रीका के रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक न्यू स्क्रैम्बल चल रहा है। बस इस बार आपको बंदूकें नहीं दिखेंगी, कर्ज के जाल दिखेंगे। दोस्तों हिस्ट्री में एक बार मैं फिर से कहूंगा कि सिर्फ किसी राजा को पढ़ लेना भर हिस्ट्री नहीं है, यह आपको आने वाले फ्यूचर के लिए वार्निंग साइंस भी देता है। अगर आप अफ्रीका की पूरी कहानी को देख चुके हैं तो आपको बताऊं कि इस कहानी का एक अजीब पहलू ये भी है कि अफ्रीका को हमेशा से एक लाचार और पिछड़ा कॉन्टिनेंट दिखाया गया, और आप में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते होंगे। जबकि अगर वहाँ की रियल हिस्ट्री देखें तो वो बहादुरी, साइंस और गौरव से भरी हुई है। माली एम्पायर का राजा मनसा मूसा, जो अपने टाइम में दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, या सोंगहाई और अक्सुम जैसी महान सभ्यताएं जिन्होंने दुनिया को ट्रेड और खगोल विज्ञान सिखाया, इन सब को कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने जानबूझकर इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। उन्होंने ये झूठ बहुत ही ज़्यादा चालाकी से फैलाया कि अफ्रीका में यूरोप के आने के पहले केवल अंधेरा था। लेकिन कड़वा सच ये है कि अफ्रीका को सभ्य बनाने की आड़ में यूरोप ने अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया और अफ्रीका को जानबूझकर विकास की दौड़ में सदियों पीछे धकेल दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी अफ्रीका के बंदरबाट की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।